हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन पढ़ाकू। आई एम वंदना, योर एजुकेटर। तो आज हम चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन को आगे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। एन एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन। हमें इन चारों में से किसी ऐसे एलिमेंट को चूज करना है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, प्लस जो वो कंपाउंड बनता है वो वाटर में भी सॉल्युबल होता है। तो अगर इन चारों में से देखा जाए ऐसा एलिमेंट कौन सा है, वो है कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, व्हाट इज दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइट भी कहते हैं। और इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। प्लस ये कंपाउंड हमारा वाटर में भी सॉल्युबल होता है। वाटर में कैसे सॉल्युबल होगा? इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से कैल्शियम ही है जो हमारे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन के साथ, प्लस ये कंपाउंड हमारा वाटर में भी सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि फूड केन्स को टिन से क्यों कोट किया जाता है, जिंक से कोट क्यों नहीं किया जाता। तो लेट्स सी ऑप्शंस क्या है। नंबर 1, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन। सेकंड, जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। एंड लास्ट वन इज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो इसका आंसर मोस्टली हमारा या मोस्ट प्रोबेबली हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मेटल हमारी जो जिंक है वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर जिंक इज प्लेस्ड अबव देन टिन। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर जिंक की कोटिंग की जाती तो हमारा जो जिंक है वो फूड केन्स के अंदर ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो कोटिंग है वो टिन की होती है एंड नॉट ऑफ जिंक। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर कहां से आया, रिएक्टिविटी सीरीज से। सो आवर आंसर इज सी, दैट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ओके, तो our next question is, you are given a hammer, a bulb, a battery, wires and a switch. Number 1, how could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? And B is, assess the usefulness of these tests in distinguish between metals and non-metals. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, हमें इनको यूज करके मेटल्स और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करना है। तो शुरू करते हैं हैमर से। तो जैसे कि हमें पता है मेटल्स हमारी हार्ड होती है जनरली और नॉन मेटल्स हमारी सॉफ्ट होती है। तो अगर हैमर से बीट करने पे हमारा जो सैंपल होगा वो इजीली ब्रेक हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉन मेटल्स, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। और अगर नहीं हो पा रहा इजीली ब्रेक तो वो किस चीज का सैंपल होगा, मेटल का। ठीक है, तो हैमर को हमने मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया। सेकेंड, अगर हम बीट कर रहे होंगे हैमर से और साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या होगा, मेटल, क्योंकि मेटल्स आर सोनोरस। अगर साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही बीट करने पे तो वो किस चीज का सैंपल होगा, नॉन मेटल का। तो हैमर को हम ऐसे यूज कर सकते हैं अपने मेटल्स और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने में। अब चलते हैं बल्ब, बैटरी, वायर्स और स्विच को। इन चीजों को हम कैसे यूज करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो यहां पे हमने एक सेटअप किया है इनको यूज करके, जहां पे हमने बैटरी को बल्ब से अटैच किया हुआ है, प्लस यहां पे हमारी की दी हुई है, दिस इज आवर की,
यहाँ पे हमारे क्लिप्स हैं ए और बी, जहां पे हम अपने सैंपल को रखेंगे कि वो मेटल का होगा या नॉन मेटल का। तो देखो, अगर हमारा यहाँ पे सैंपल रखने पे ये बल्ब ग्लो करेगा, तो मतलब जो सैंपल है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो सैंपल किस चीज का होगा? मेटल का। ठीक है, इफ बल्ब ग्लोज। और अगर सैंपल रखने पे बल्ब ग्लो नहीं करता तो वो सैंपल किसका होगा? नॉन मेटल्स का, क्योंकि नॉन मेटल्स हमारी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, जबकि मेटल्स हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम इन चीजों का कैसे यूज कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने में। अब अगर हम देखा जाए, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने देखा कि मेटल्स हमारी क्या होती हैं? हम डिफरेंस देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिफरेंस अपनी मेटल्स और नॉन मेटल्स में यहां पे देखा। तो देखो, जो इजीली ब्रेक हो पा रहा था वो कौन था? मेटल कैन इजीली ब्रेक। यहां पे कैन नॉट इजीली ब्रेक। ठीक है, फिर साउंड प्रोड्यूस हो रही थी बीट करने पे, तो वो क्या होगा? मेटल। तो इसका मतलब दीज आर सोनोरस एंड दीज आर नॉन सोनोरस। अगर हम अपना थर्ड पॉइंट देखें कि अगर बल्ब ग्लो किया सेटअप के अंदर, जब हमने अपने सैंपल को रखा क्लिप्स के अंदर, तो वो क्या होगा? मेटल, क्योंकि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर बल्ब ग्लो नहीं करे तो वो क्या था? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो किसकी प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल्स की। तो यहां पे हमने देखा कि हम कैसे अपनी इन चीजों को यूज कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो कौन से होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड? वो ऑक्साइड्स जो हमारे एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो जो एल्यूमिनियम और जिंक है वो दोनों ही हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2O। यहां पे भी हमारा NaAlO2 प्लस H2। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन कैसे बनेगी? दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन और यहां पे हमारी क्या बन रहा है? अगर हम एसिड के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पे भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। अगर बेस के साथ ही रिएक्ट करता है तो फिर भी ये सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक का ऑक्साइड भी हमारा एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें 2 एग्जांपल पूछी थी और हमने एक की एसिड और बेस के साथ रिएक्शन यहां पे शो किया। क्लियर? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है नेम 2 मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। तो अगर हम देखें
कि ऐसी दो मेटल्स कौन सी हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगी और दो मेटल्स ऐसी कौन सी हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। तो अगर हमारी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट है वो उसको डिस्प्लेस करेंगी, अगर हाइड्रोजन से बिलो होंगी तो वो उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी दो मेटल्स जो हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो कौन सी हैं? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सो दीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर हम देखें फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, और अगर ऐसी दो मेटल देखें जो नहीं डिस्प्लेस कर पाती है वो है कॉपर एंड Ag। दीज विल नॉट डिस्प्लेस, ठीक है। तो यहां पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर हम किसी मेटल की करते हैं से M, तो उसमें हम एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट को क्या लेंगे। तो पहले एनोड इज आर इम्प्योर मेटल, that is M. Cathode is thin strip of pure metal. ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इसी मेल्ट का कोई सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल M, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या क्या लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। अब देखते हैं कि ये प्रोसीजर होता कैसे, ये प्रोसेस हमारा कैसे होता है। तो देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होती हैं, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। अब एनोड कौन सी होगी? वो इलेक्ट्रोड या वो हमारी मेटल जहां पे हमारी ऑक्सीडेशन हो रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? एनोड। और जिसके ऊपर हमारी रिडक्शन हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। तो बेसिकली होता क्या है, सपोज ये जो हमारी मेटल M है ये डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट मतलब कि ये हमारा जो कैटाइन बनाती है वो M2+ बनाती है। तो एनोड में से हमारी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होती है और जो आयंस है M2+ वो हमारे सॉल्ट सोल्यूशन में आ जाते हैं। दिस इज आवर सॉल्ट सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। क्लियर? यहां पे हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, आयंस हमारे सॉल्यूशन में आ रहे हैं फ्रॉम एनोड, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहां से आयन तो यहां पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करके हमारा कैथोड के पास जाता है, दैट इज इधर। तो इसी वजह से हम एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि यहां पे हमारा आयन क्या है? रिलीज हो रहा है, पॉजिटिव आयन। और इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से मूव करके कैथोड की तरफ जा रहा है तो कैथोड हमारी कौन सी हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज। तो 2 पॉजिटिव एनोड से हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। और कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हमारी रिडक्शन हो रही है क्योंकि तो जो यहां से हमारे M2 पॉजिटिव आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल के ऊपर, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहां से M2 पॉजिटिव यहां पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको गेन करके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। तो वो क्या रहा है बेसिकली कि एनोड से सॉल्यूशन, एनोड से जो हमारे आयंस है वो सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं और जो सॉल्यूशन के आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये पूरा का पूरा जो एनोड है वो डिसॉल्व नहीं हो जाता आयंस में और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट नहीं हो जाता, तब तक हमारा ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। और जब ये पूरी की पूरी मेटल हमारी डिसॉल्व होकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है तो जो इम्प्योरिटीज बचती हैं मेटल के अलावा वो हमारी एनोड के नीचे ही डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एनोड मर्ड, ठीक है।
तो ये हमारा प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होता है कि एनोड में से मेटल आयन ऑक्सीडाइज करते हैं और कैथोड में हमारी उनकी रिडक्शन होती है। ठीक है, तो हमने यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, as shown in the figure. A, what will be the action of gas on? हमारे पास दो चीजें दी हुई है, दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 2। ड्राई लिटमस पेपर पे हमें जो गैस इवॉल्व हो रही है उसका एक्शन देखना है, और मॉइस्ट लिटमस पेपर पे भी हमें इवॉल्व्ड गैस का एक्शन देखना है। और जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे इस एक्सपेरिमेंट में। तो जैसे कि सल्फर पाउडर को हमारा बर्न किया जा रहा है, बर्न करने का मतलब कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो गैस हमारी निकलेगी यहां पे वो गैस कौन सी होगी? सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि हमारी जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो क्योंकि सल्फर हमारा नॉन मेटल है और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो जब ड्राई लिटमस पेपर का हम एक्शन इसके ऊपर देखेंगे तो कोई भी हमारी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। बट अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन देखें तो क्या होगा? बीइंग एसिडिक, ये क्या कर देगी? लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये है हमारा ए का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट में कोई रिएक्शन नहीं है, बट मॉइस्ट के साथ ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगी। अब देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है तो उसके लिए जो अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखें तो वो क्या होगी? सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज सल्फर एंड दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के साथ सल्फर की रिएक्शन। अगर हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड ने मॉइस्ट लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर का मतलब कि वहां पे वाटर प्रेजेंट है, तो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और एसिड बनाती है H2SO3, जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और SO3 2- आयन प्रेजेंट होता है। तो इसी की वजह से हमारा जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारी जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, और कौन सी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन यहां पे हो रही है वो भी हमने इस क्वेश्चन में चेक कर लिया। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हम आयरन की रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम ग्रीजिंग या पेंटिंग कर सकते हैं। व्हाट? हाउ वी कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? बाय पेंटिंग और ग्रीजिंग। अब इसे होता क्या है? पेंटिंग या ग्रीजिंग करने से जो हमारा आयरन का सरफेस है वो कवर हो जाएगा पेंट से। उससे क्या होगा कि वो हमारा मॉइस्चर या एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाएगा, और जिस वजह से हमारी जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रीजिंग और पेंटिंग के बारे में। सेकेंड, हम गैल्वेनाइजेशन से भी आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट? बाय गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजेशन होती क्या है? देखो, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना। उससे क्या होगा? एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो हमारा जिंक डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएगा या उसकी रस्टिंग होगी और आयरन की जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है? अ लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर
आयरन सरफेस। और क्योंकि हमें पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो हमारा आयरन रस्ट होने से बच जाएगा, और जो रस्टिंग होगी या जो भी इफेक्ट हमारा मॉइस्चर का या एयर का आएगा वो किसके ऊपर होगा, जिंक के ऊपर। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो जब नॉन मेटल हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो या तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनेंगे। अगर हम एसिडिक ऑक्साइड्स की एग्जाम्पल देखें तो SO2 एंड CO2 आर एसिडिक ऑक्साइड, और अगर हम न्यूट्रल ऑक्साइड की एग्जाम्पल देखें तो N2O हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड की एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि कैसे हमारे जो नॉन मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह के ऑक्साइड्स बनाती हैं, प्लस हमने देखा कि हम आयरन की रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए।